हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। और आज हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो कि होगा एक नया चैप्टर क्लास 10th का पॉलिटिकल पार्टीज़। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीनिंग को। आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपुल विथ सेम आइडियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल ग्रुप जो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, वो क्या होती है, एक ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, कहीं ना कहीं वो जो लोग उसमें होते हैं वो लोग सेम आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं। मतलब उनकी जो विचारधारा होती है वो लगभग लगभग क्या होती है, सेम होती है। ऐसे ही लोगों के एक समूह को, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। हुज कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और ये क्या काम करते हैं, ये इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, मतलब चुनाव को लड़ते हैं ताकि क्या कर सकें कि गवर्नमेंट के पावर को क्या कर सकें, होल्ड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड्स। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि एक ही आइडियोलॉजी को शेयर करती हैं, वो उनका काम होता है कि वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को सोसाइटी के लिए अच्छे से अच्छा बना सके। है ना, आपने देखा होगा जब भी कोई भी पार्टी होती है, इलेक्शन के लिए खड़े होती है, चुनाव लड़ती है, तो वो कई सारे वादे करती है कि हम ये करेंगे, हम रोड बनवा देंगे, है ना। तो अलग अलग पॉलिसीज़ वहाँ पर वो क्या करती हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम सोसाइटी के लिए बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, आप बीजेपी ले लीजिए, है ना, बीएसपी ले लीजिए, कोई सी भी आप पार्टी ले लीजिए, तो उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक से। वो क्या क्या होते हैं, देखिए, द फर्स्ट वन इज़ द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो ये तीन तरीके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ किसी भी पार्टी का, मान के चलिए बीजेपी का ले लिए, तो आपको मालूम है उनके लीडर होंगे, एक ना एक पार्टी है भाई, ग्रुप है, तो ग्रुप को अगर काम करना है तो लीडर की ज़रूरत होगी, है ना। अगर लैक ऑफ लीडर होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, वो ग्रुप सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, मतलब कह सकते हो आप एक सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं जो तन मन धन से कह सकते हैं हम क्या करते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये पार्टी होती है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कुछ लोगों पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है, जो उनको क्या करते हैं, उस पार्टी को पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट वन इज कंटेस्ट इलेक्शन। अब भाई पॉलिटिकल पार्टी है, आपको मालूम है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो क्या करती है भाई, चुनाव लड़ती है। तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन सबसे पहला उसका मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड वन इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, है ना, वो चुनाव लड़ेगी। और चुनाव क्यों लड़ेगी, वो ताकि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए क्या कर सके, बना सके। ठीक है, द थर्ड वन इज़ मेकिंग लॉज। अब क्या होगा, बेसिकली अगर मेकिंग लॉ की बात करें तो वो काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। और लेजिस्लेचर कहाँ से बनता है हमारा, इन्हीं जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो होते हैं, और वही जाकर क्या बनते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, और वहीं से क्या होता है, वो लॉ को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो लॉ मेकिंग का काम भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। अब भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन करेंगी, मतलब लड़ेंगी चुनाव, और जब अगर वो जीत जाएंगी, है ना, सत्ता में आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी और क्या करेगी, गवर्नमेंट को रन करेंगी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब भाई जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी और वो क्या करेगी, इलेक्शंस जीत जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, तो उसके पास ये राइट होगा, एक पावर होगी, तो वो क्या कर सकती है, कोई भी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, सिस्टम है जो भी बेसिकली एक गवर्नमेंट का, उसको एक्सेस करने का पावर उसके पास आ जाएगा, और वेलफेयर स्कीम्स को वो क्या कर सकती है,
बना सकती है। द नेक्स्ट इज शेप पब्लिक ओपिनियन। अब आपको मालूम है जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके डेमोक्रेसी का, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, अलग अलग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और फिर वो जाकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब आम लोगों में से पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उनमें से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए उनको एक क्या करती है, आधार प्रदान करती है या फिर एक शेप प्रदान करती है। उनको मालूम होता है कि किस तरीके के मुद्दे हैं, किस तरीके के ऐसे कार्य हैं जो पब्लिक से उठाने हैं, मतलब आम लोगों के बीच में से उठाने हैं और उन पर वर्क करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को भी एक तरीके से क्या करती है, शेप देने का काम करती है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, मान लीजिए जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये पब्लिक का ओपिनियन रहता है ना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, कुछ काम होने चाहिए, अच्छे काम। तो ये सारी चीज़ों को क्या करती है, ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पार्टीज़ बनाती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ अपोजिशन। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब रोल ऑफ अपोजिशन क्या होता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, है ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब इलेक्शंस होते हैं तो कई ऐसा नहीं होता कि एक ही बहुत सारी पार्टीज़ जीत जाए, है ना, पार्टी तो एक ही जीतेगी। अब ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ और पार्टीज़ हों वो आपस में मिलकर क्या कर लें, कोलिशन कर लें, जिसे हम बोलते हैं क्या, गठबंधन टाइप का, है ना, कर लें, तो उस तरीके से भी गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट बनती है तो एक पार्टी ज़रूर होती है जो क्या होती है, ऑपोजिशन का काम करती है ना। अभी हम देखेंगे कि ऑपोजिशन का रोल क्या होता है। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन भी क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का। चलिए, द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। तो अभी हमने बात करी थी ऑपोजिशन पार्टी की, तो ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है। देखिए, जो गवर्नमेंट में जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है ना, जो रूल्ड पार्टी होती है, तो अगर मान लीजिए वो कोई सी ऐसी स्कीम्स ला रही है या फिर कहना चाहिए अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो बेसिकली जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करती है, अपने डिफरेंट व्यूज़ रखती है ना। चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, है ना। तो वो अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या करेगी कि मान लीजिए कोई भी लॉ बनाया जा रहा है या कुछ भी ऐसी स्कीम्स लाई जा रही हैं, पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या करती है जो अपोजिशन पार्टी होती है वो एक तरीके से मिरर दिखाने का काम करती है, किसको, गवर्नमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे डेमोक्रेसी में, है ना, इंडिया की डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बिल बन रहा है या फिर ऐसा लॉ बन रहा है जो जिसमें कुछ कमियां हैं, तो वो कमियों को बताएगा कौन, अपोजिशन पार्टी बताती है, ठीक है। द सेकेंड वन इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब भाई कोई सी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की है वो फेल हो जाती है, उसके कई सारे कारण हो जाते हैं, तो उन कारणों को बताना, उसको क्रिटिसाइज़ करना उन पॉलिसीज़ को, है ना, एक तरीके से क्या करना, उनको मिरर दिखाने का काम कौन करता है, अपोजिशन पार्टी करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मोबिलाइजिंग अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अब ये क्या करती है, एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट होती है उसको मोबिलाइजिंग करने का काम भी करती है, ओके। नेक्स्ट है हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब देखिए इसका अपोजिशन पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कमियां निकालना, है ना, और उनको किसी भी तरीके से जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करना, किसी भी तरीके से ख़त्म करना, ऐसा नहीं करते। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अपोजिशन रखती है और वो पॉइंट्स वाकई में अच्छे होते हैं, तो एक तरीके से क्या किया जा सकता है, जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हो उसको अडॉप्ट करा जा सकता है, मतलब उन प्रोग्राम्स को लिया जा सकता है, उन पॉइंट्स को रखा जा सकता है और उन पर वर्क करके एक नई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, है ना। तो अब आपको मालूम है क्या है कि भाई अगर मान लो अपोजिशन पार्टी ना हो और ऐसा कुछ सिस्टम ना हो तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट में आ गए वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, मतलब जैसा उन्होंने बोल दिया वैसे ही वो करते जाएंगे, है ना। कई बार हम देखते हैं ऐसा होता भी है, बट अपनी सारी पावर का, अपने सारे जो भी उनको शक्तियाँ मिली हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठ सके हैं, गवर्नमेंट बना सके हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक अकाउंटेबल बनाने का काम कौन करता है, अपोजिशन पार्टी करती है, ठीक है। देखते हैं द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहला तो आपको मालूम है टू मेक द पॉलिसीज़, भाई पॉलिसीज़ बनाना है, गवर्नमेंट रन करना है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है।
सेकेंड वन इज़ टू जस्टिफाई एंड अपोज द पॉलिसी। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो भी पॉलिसी बनेगी उसका अपोज करना है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि पॉलिसीज अच्छी ही बन जाए, तो उसका अपोज होना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में अगर पॉलिसीज़ अच्छी है तो उसका जस्टिफाई होना भी ज़रूरी है ना, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब वो गवर्नमेंट बनाती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टीज़ होती हैं वो हमारे आम आदमी या फिर कहना चाहिए आम लोगों में से ही होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ देते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट इश्यूज़ के एस्पेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है क्या, कि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और वही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है, टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, है ना। अब तो गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, सपोर्ट भी करना है ना, और उसको रिस्ट्रेन करने का काम भी कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत हमें होती है। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग, फंक्शंस और नेसेसिटी मिलते जुलते हैं ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं हम, हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितनी पार्टियां हैं। इंडिया की बात करें तो इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करें तो 750 मतलब 750 प्लस, इससे भी ज़्यादा पार्टीज़ हमारे पास, रजिस्टर्ड पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है। बट नॉट ऑल दीज पार्टी आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 750 से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, वो सारी की सारी क्या करती हूँ, सीरियस हो अबाउट द इलेक्शंस, है ना। कुछ पार्टीज़ होती है, कुछ पार्टीज़ नहीं होती, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखें तो यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके कुछ सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली 3 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। आइए उनको जानते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी देश में अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो, ठीक है ना, अधिक पार्टी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो, तो वहाँ का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, है ना। अब ये जो सिस्टम होता है ना, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। आपको लगता है ये डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा, कहना चाहिए हमें, एग्जाम्पल है? नहीं है ना। एक ही पार्टी है, आपको मालूम है, और कुछ कंटेंडर नहीं है, एक ही पार्टी के कंटेंडर है, उन्हीं को आपको वोट करना है, उन्हीं से आपकी क्या बनने वाली है, गवर्नमेंट बनने वाली है ना। तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो चाइना, है ना। तो चाइना में क्या एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वो वहीं पर उसी में क्या होता है, वही ज़्यादातर गवर्नमेंट बनाती है और अपने हिसाब से चलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। अब जैसे वन पार्टी सिस्टम था उससे डिफरेंट टू पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टीज़ होती हैं और उनके अलग अलग कंटेंडर होते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक पार्टी हुई, ठीक है, एक ए पार्टी है, एक हम मान लेते हैं बी पार्टी है, बस 2 ही पार्टी है और इनके अलग अलग क्या होंगे, कंटेंडर्स होंगे और उन्हीं के बीच में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा पार्टीज़ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टी रहती हैं इस तरीके के सिस्टम में, और उन्हीं के कंटेंडर को क्या करना पड़ता है, हमें वोट करना पड़ता है ना। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, अमेरिका और यूके में 2 पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अब है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो आपने ये फ्लैग देख के समझ ही गए होंगे कि हमारे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पर 2 से ज़्यादा, है ना। अब कितनी ज़्यादा, इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही क्या होती है, वहाँ पर बहुत सारी कहना चाहिए पार्टीज़ होती है और उनके बीच इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पर जो अच्छा करता है, जिसको ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करती है, वही क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम में से कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, चलिए इसका एग्जांपल है इंडिया। आप जान ही गए होंगे, इंडिया है, फ्रांस है, जहाँ पर क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स होते हैं ना। मतलब इलेक्शन में क्या होता है, कई सारी पार्टीज़ आती हैं और वो अपनी भागीदारी रखती हैं, और पब्लिक में जो ज़्यादा कहना चाहिए फेमस होता है और जो
पर ज़्यादा भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, वही क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो देखिए बेसिकली दो टाइप्स की पार्टीज़ होती हैं, है ना। एक होती है नेशनल पार्टीज़ और एक होती है स्टेट पार्टीज़। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल पार्टीज़ को। तो देखिए नेशनल पार्टीज़ का क्या क्राइटेरिया रहता है कि किसे हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं या कौन सी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी कहलाएगी, ठीक है। देखिए अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, ये आपको ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या होना चाहिए कि वो पार्टी को कम से कम कितने परसेंट, 6% वोट्स मिलने चाहिए, टोटल वोट्स के 6% वोट होने चाहिए उनके लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट एंड एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल पार्टी वही कहलाएगी जो पहली चीज़, पहला क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम उन्हें टोटल वोट्स के 6% मिले हों, किसमें, लोकसभा इलेक्शन में। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज़ कही गई है कि 4 स्टेट से अलग अलग वो उनको क्या मिली हो, 4 सीट्स से मिली हो। तो अगर ये क्राइटेरिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर अप्लाई होता है, वो ये क्राइटेरिया में सेट बैठती है, तो उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं। आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। पहला दिया हुआ आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ये यहाँ पर इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। फाउंडेड इन 1885, और आप जानते हैं, है ना, काफ़ी पॉपुलर कहना चाहिए पार्टी है ये, है ना, कांग्रेस पार्टी, और काफ़ी ओल्डेस्ट पार्टी भी है ना। और हर पार्टी का जैसे कि हमने देखा था उनकी क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है देखते हैं हम, सेक्युलरिज्म एंड सपोर्ट वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो आइडिया होता है या इनका एक जो कहना चाहिए आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है कांग्रेस वालों की या कांग्रेस पार्टी की, वो क्या होती है, एक तो वो सेक्युलरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ सपोर्ट वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़, इनके लिए भी उनको काम करना होता है, ठीक है। इनसे जुड़े मुद्दों पर बेसिकली ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फॉर्म 1980 to 1989। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूड टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इस पार्टी ने, है ना। काफ़ी पुरानी पार्टी है। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से फॉर्म हुई, कब उसका बीच में थोड़ा सा डाउन हुई, और फिर वो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है ना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी आप देख रहे हो बीजेपी जो है वो सत्ता में है और काफ़ी फेमस पार्टी है। चलिए नेक्स्ट पार्टी को देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आप सिंबल देख सकते हैं, है ना, कमल। तो इट इज़ फाउंड इन 1980 में फाउंड हुआ था, ये फॉर्म बाय द श्याम प्रसाद मुखर्जी, है ना। इन्होंने ही इसकी क्या करी थी, एक तरीके से फाउंडेशन रखी थी। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स, है ना। तो ये यहाँ पर जो इनका कल्चरल नेशनलिज्म है ना, एक तरीके से जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है या आप कह सकते हैं, उसको ये ज़्यादातर उनकी क्या है आइडियोलॉजी, और उसको बढ़ावा देते हैं, है ना। उसको ये पूरे ही ऐसा नहीं है कि ये कि सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, बट इनका कहना ये है कि जो कल्चर है, बेसिकली जो इंडिया का कल्चर है, वो इनका क्या है, मेन आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एमरजेंस एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 282 मेंबर्स इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन, है ना। आप जान सकते हैं जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें इन्होंने काफ़ी भारी मतों से जीत हासिल करी थी, है ना। 282 मेंबर्स थे इनके लोकसभा इलेक्शन में। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पार्टी उभर कर ये आई है। और अभी आपको मालूम ही है इस पार्टी के जो आपके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, तो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका पूरे देश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कौन सी पार्टी है, ये देखिए बहुजन समाज पार्टी। ये भी आप जानते ही होंगे, बीएसपी, ठीक है। और इनका यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो, एलिफेंट, है ना। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस पार्टी है। अभी तो कहना चाहिए थी, क्योंकि वहाँ भी अभी क्या है, आपकी बीजेपी है। चलिए देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशी राम, है ना। तो काशी राम
जो थे उनकी लीडरशिप में 1984 में क्या हुआ, ये जो बीएसपी थी वो फॉर्म हुई। और कहीं ना कहीं आप बीएसपी का जब भी नाम आता है तो मायावती को आप ध्यान में रख सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काम किया है ना। तो इनका क्या आइडियोलॉजी थी, इनका क्या मोटिव था, देखिए यहाँ पर, टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ बहुजन समाज विथ इंक्लूड दलित्स, आदिवासीज, ओबीसी एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, है ना। तो बेसिकली ये जो पार्टी थी, इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, दलित और जो निचले तबके के लोग हैं या निचले वर्ग के लोग हैं, है ना, जिनको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया है या कहना चाहिए डीमोरलाइज किया गया है, डोमिनेट किया गया है, तो उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बेसिकली इनकी क्या थी, आइडियोलॉजी थी कि वह ऐसे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और है, स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग एंड इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपुल, है ना। तो बेसिकली क्या करते थे, ये उनके लिए खड़े होते थे, जो भी दलित और जो ऑप्रेस्ड पीपुल हैं समाज में, उनके लिए काम करना ही इनका क्या था, एक मोटिव था। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इनका सिंबल। तो इट इज़ फाउंड इन 1964, काफ़ी पुरानी है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, है ना। तो लेनिन और जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, बेसिकली उस आइडियोलॉजी को लेकर ही ये जो पार्टी थी वो फॉर्म हुई। ठीक है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये उस पार्टी का क्या था, एक आइडियोलॉजी थी। एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, है ना। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका कहना चाहिए यहाँ पर वो ये पार्टी फेमस है। द पार्ट वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि जो CPIM है ना, वो जो पार्टी है वेस्ट बंगाल में, इन्होंने 34 सालों तक क्या किया है, वहाँ पर इनकी अच्छी धाक रही है, वहाँ पर इनकी सरकार रही है ना। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स, है ना। तो 2014 में, ये आपको बेसिकली फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, है ना। अभी हमने CPIM पढ़ा था, है ना। अब ये क्या है, CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो देखिए ये कब फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई 1925 में, और बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, है ना। तो ये इनका कुछ मोटिव था, और जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं किसके इम्पैक्ट से थी, वो थी कार्ल मार्क्स और लेनिन के इम्पैक्ट्स की आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड था। नेक्स्ट है प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड द पुअर्स, है ना। तो बेसिकली ये क्या करते थे, जो भी वर्किंग क्लास है ना, या मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर कहना चाहिए फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, पुअर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करती थी, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजना बनाने के बारे में सोचती थी। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट सिक्योर लेस देन 1% वोट एंड 1 सीट इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो ये इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको CPI के बारे में भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्टी आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो देखिए ये जो पार्टी है, ये बेसिकली कब फॉर्म हुई, 1999 में, है ना। और ये कहीं ना कहीं किससे स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस पार्टी से, है ना। हमने अभी देखा था जो कांग्रेस पार्टी थी उससे स्प्लिट, मतलब उससे अलग होकर कुछ लोगों ने नई पार्टी बनाई थी, और उसको नाम क्या दिया था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना। शरद पवार आप जान सकते हैं इन पार्टी को, इस पार्टी के कहना चाहिए आपको क्या थे, चेयरमैन थे, उन्होंने ही फॉर्म करी थी। आगे देखते हैं इसके बारे में हम। इट सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनकी आइडियोलॉजी के, जो जिनको लेकर ये क्या किया था, इन्होंने अपनी एक पार्टी नई बनाई थी, है ना। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर इनका इम्पैक्ट है, जहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंट कहना चाहिए प्रेजेंस है। अब हम ये तो थी हमारी क्या, नेशनल पार्टीज़, उनका क्राइटेरिया देख लिया, और कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप्स ऑफ पार्टी के, जो कि होते हैं क्या, स्टेट पार्टी। तो चलिए देखते हैं स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली स्टेट पार्टी में भी कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो हम समझ लेते हैं।
अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। नेशनल पार्टी में क्या था, 6% टोटल वोट्स मिलना चाहिए था, कब, इलेक्शन ऑफ लोकसभा के इलेक्शन में, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो कि आपका क्या होता है, विधानसभा, है ना। तो विधानसभा में जो भी चुनाव हो, उसमें जो भी वोट्स हों, है ना, उन वोट्स के कम से कम 6% वोट्स मिलने चाहिए और एटलीस्ट 2 सीट्स होनी चाहिए आपकी स्टेट पार्टी में, ठीक है ना। जो भी विन कर सको आप, उसमें कम से कम 2 सीटें आपकी विधानसभा में होनी चाहिए, है ना, 2 सब सीटें आप जीत सको और कम से कम 6% वोट आपको मिलने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हो, कोई भी पार्टी पूरा कर लेती है, तो वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि शिवसेना हुई, है ना, आम आदमी पार्टी हुई, जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, या फिर समाजवादी पार्टी। तो ये जो पार्टीज़ हैं, ये कैसी पार्टी हैं, स्टेट पार्टी है ना। और भी कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है पार्टीज़ के नाम, स्टेट पार्टीज़, जैसे आप देख सकते हो बीजू जनता दल, है ना, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मीज़ो नेशनल फ्रंट और आपका ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ होती हैं, जो कि इनका जो क्राइटेरिया होता है 6% और 2 सीट्स वाला, वो क्या कर लेती हैं, ये पूरा कर लेती हैं, तो इनको स्टेट पार्टीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज़ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। अब देखते हैं भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने देख लिया, क्या क्या उनके क्राइटेरिया होते हैं, क्या मीनिंग होता है, फंक्शन क्या होता है और उनकी क्या नेसेसिटी होती है। अब उनके चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला चैलेंजेस जो है वो है द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, ठीक है। तो आपको मालूम है ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की खामी है, डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है, कि क्या है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है पार्टीज़ के बीच में, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है ना। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला दिया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ वन और फ्यू लीडर्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है भाई, एक पार्टी होती है, उनके जो कुछ लीडर्स होते हैं, अपर जो लीडर्स होते हैं, उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम इम्पॉर्टेंट, है ना। तो जो पर्सनल लॉयल्टी होती है लीडर में, वो ज़्यादातर क्या होती है, इम्पॉर्टेंट, उसमें ज़्यादा क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नीचे के लोग होते हैं, पार्टी के जो नीचे के लोग होते हैं, उनको कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कम मिल पाती है ना। ऑर्डिनरी मेंबर आर नॉट अवेयर टू द इनसाइड पार्टी इंफॉर्मेशन एंड कांट इन्फ्लुएंस द मेंबर, है ना। तो नीचे के जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं ना, हमने देखा था लीडर होते हैं और क्या होते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो कुछ एक्टिव मेंबर्स में से जो नीचे के मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स तो होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पार्टी में ऊपर के जो लीडर्स होते हैं, उनके बीच में क्या चल रहा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तक उनको पता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनली कहना चाहिए जो डेमोक्रेसी होती है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, लैक होती है, और एक बिग चैलेंज है, क्या आप कह सकते हैं किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन, है ना। अब आप देख ही रहे हो आजकल काफ़ी नेपोटिज्म चल रहा है, तो ऐसा कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं उसको। लीडर्स फेवर पीपुल क्लोज टू देम। आप देखते ही हो क्या होता है भैया, कि जो भी लीडर होता है किसी भी पार्टी का, ज़्यादातर वो किसको फेवर कर रहा होता है, जो भी उसके क्लोज में होता है ना, मतलब उसका दोस्त हो गया, भाई हो गया, रिश्तेदार हो गया। इस तरीके की चीज़ें हम को पार्टीज़ में भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखने को मिलती है। उनको आसानी से क्या मिल जाता है, टिकट वगैरह मिल जाता है ना। टॉप पोजीशन आर कंट्रोल बाय फैमिली मेम्बर्स। आप देखते हो भाई, जो भी टॉप पोजीशंस होती है ना, वो उनके फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर उसमें किया जाता है। नो वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू रेज टू द टॉप, है ना। और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो नीचे के मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो कहाँ पर पहुँचे, टॉप में पहुँचे, उनको टिकट्स वगैरह नहीं मिल पाते। तो ये काफ़ी कहना चाहिए क्या है, चैलेंज है आपका, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पीपल विथ इनएडेक्वेट एक्सपीरियंस कम टू पावर, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, क्या होता है कि मान लीजिए एक जो बंदा है आपकी पार्टी में मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, कई सालों से है, तो उसके एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और किसको ले आया जाता है, अपने जो भी उनके क्लोज होते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उन बंदे को ज़्यादा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी पार्टी को ज़्यादा बेहतर कर सकता है, बट उसको कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट देखते हैं हम, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन
स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, है ना भाई। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा हमको काफ़ी देखने को मिलता है ना। तो क्या होता है भाई, द रिच पीपुल्स कंपनीज एंड क्रिमिनल्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड डिसीजन, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी रिच पीपुल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं या क्रिमिनल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसा वैसा देते हैं और फिर अपने हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट अगर बन जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है फिर वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, डिसीजन होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ही फेवर में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट टू विन इलेक्शंस, है ना। अब ये मनी हो गया या मसल पावर हो गया, ये इलेक्शंस में काफ़ी काम आता है, हम देखते हैं। और ये एक तरीके का शॉर्टकट होता है इलेक्शंस को विन करने के लिए, है ना। छोटी मोटी जगह में हमने देखा है काफ़ी, जहाँ पर दबंगई टाइप के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड सपोर्ट, ठीक है। तो जो भी नॉमिनेट कैंडिडेट रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको नॉमिनेट होना है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, मनी और सपोर्ट का भी सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से ये कहना चाहिए काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है, बट ऐसी चीज़ें भी हमें हमारे पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीपल कैन नॉट इलेक्ट डिफरेंट लीडर बिकॉज सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अब हम देखते हैं कई बार हमारे साथ क्या होता है कि दो अपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं, काफ़ी उनमें टक्कर रहती है, काफ़ी इलेक्शंस के टाइम उनमें देखते हैं हम, या तो एक पार्टी जीतेगी या दो पार्टी जीतेगी, और जब रिज़ल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि इस पार्टी के मतलब दोनों ही पार्टी से मिलजुल कर एक सरकार बन जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का काफ़ी बड़ा चैलेंज है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो पार्टीज होती हैं उनको किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ, हैव अ लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट एंड सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर इन इंडिया, ठीक है। कुछ सजेशंस देखते हैं, कुछ एफर्ट्स देखते हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, है ना। तो क्या हुआ भाई, ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए एक पार्टी से कोई लड़ रहा है और वो जीत गया, और जीतने के बाद क्या हुआ, वो दूसरी पार्टी में चला गया। तो इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट बनाया गया और उस पर इस चीज़ को क्या किया गया, अपोज किया गया। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी मनी और क्रिमिनल से इन्फ्लुएंस होना था, उस चीज़ को क्या किया गया, थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब ऐसा क्या कर दिया गया कि आप जब भी जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको क्या करना पड़ता है कि एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट आप समझते होंगे क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पर उसको अपनी पूरे जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, या फिर अगर उसमें कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होगा, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके इलेक्शंस वगैरह होंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या किया है, जो इलेक्शन कमीशन होती है, जो बेसिकली चुनाव से जुड़े सारे चीज़ों को देखती है, कब कराना है, किसको कौन सा कहना चाहिए सिंबल देना है, तो ये सारी चीज़ें जो करती है इलेक्शन कमीशन, उसने भी एक ऑर्डर पास किया। चलिए अब इनके अलावा और देख लेते हैं और क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। पहला है आपका, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। मतलब ऐसा दिया नहीं गया, बट ऐसा हम बोलते हैं कि ये सजेशन है, ऐसा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, जो भी एक जो लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो सके, जो रेगुलेट कर सके पार्टीज़ के बीच जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था, है ना, कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी थी, तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी एक लॉ होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स एंड अबाउट 1/3, ये आपको ध्यान में रखना है, 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट, है ना। तो वुमेन कैंडिडेट के लिए 1/3
जो सीट्स हैं वो क्या करनी चाहिए, होनी ही चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसमें एक कोटा होना चाहिए, किसके लिए, वुमेन्स के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, है ना। तो क्या होना चाहिए कि भैया जो भी फंडिंग होती है ना, बेसिकली जो पार्टीज़ को अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो भी स्टेट होता है उसको क्या करनी चाहिए, फंडिंग देनी चाहिए। अब द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, उनके पिछले रिकॉर्ड मतलब मान लीजिए कोई एक पार्टी थी जो पिछले बार जिसने काफ़ी अच्छा कहना चाहिए परफॉर्मेंस दिया, लोग चाहते थे कि वो सत्ता में आए बट किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या करना चाहिए, जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि प्रचार प्रसार में आप देखते हैं जब भी इलेक्शन में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, तो उन एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, है ना। तो आइए इन दो वेज को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो क्या होना चाहिए कि जो पीपुल है, अब हमको मालूम है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हम लोगों में से ही बनती है, आम लोगों में से ही बनती है। तो कहीं ना कहीं जो पीपुल्स होते हैं, है ना, आम आदमी जो होते हैं या आम जनता जो होती है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या करना चाहिए, एक प्रेशर बनाए रखना चाहिए, है ना, थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ पीपुल हु वांट चेंज कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, है ना। अब क्या होता है, हम क्रिटिसाइज़ तो कर रहे होते हैं, हम टीवी में देखकर या बाहर बैठकर ये पार्टी ऐसी है वैसी है, तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स को एक बैड बिजनेस भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम क्या करें, उस पार्टी से ज्वाइन हो, ताकि हम जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जिस चेंजेस की हम बात पीछे बैठ कर रहे हैं, उन चेंजेस के लिए हम क्या कर सकें, काम कर सकें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, अगर वो अपना कोई पार्ट नहीं देंगे या उसमें मिलेंगे नहीं, है ना, अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको रिफॉर्म करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ और सिर्फ बाहर से बैठकर क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हमें ऐसा ना करके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए। ये भी एक बहुत कहना चाहिए डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है आपका एंड, और आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल चैप्टर था। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।